राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश प्रेमी व सत्य के पुजारी राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम, जाग उठा है भारत, भारत उत्सव के राष्ट्रीय संयोजक व इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, मदर इंडिया पत्रिका के वरिष्ठ संपादक व दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन रजिस्टर के अध्यक्ष ललित सुमन जी को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं भेजी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ संपादक ललित सुमन जी को भेजे गए शुभकामना संदेश में लिखा है कि प्रिय ललित, आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला यह वर्ष आपके जीवन में बहुत सी खुशियां और कामयाबी लेकर आए। आपको बता दें कि वरिष्ठ संपादक ललित सुमन जी के जन्म दिवस पर सुबह से ही देश भर के गांवों से लेकर महानगरों के विभिन्न क्षेत्रों से धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक व राजनीतिक संगठनों से मिल रही बधाइयों व शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। सभी संगठनों के विभिन्न माध्यमों से मिल रही शुभकामनाओं में वरिष्ठ संपादक ललित सुमन जी के दीर्घायु, उनकी उन्नति व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। साथ ही DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया टीम के सहयोगियों ने मिलकर अपनी शुभकामनाएं प्रकट की हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वरिष्ठ संपादक ललित सुमन जी यूं ही जीवन में निरंतर प्रगति करते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें और अपने विचारों व अनुभवों से जनमानस का कल्याण करते रहें। वहीं ललित सुमन जी ने अपने सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद किया और निवेदन किया कि आप राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलते हुए राष्ट्र को मजबूत करें। आज देश भर में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के लिए मुंबई समेत पूरे उत्तर भारत में जोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज आम जनता से लेकर नेता हो या अभिनेता, सब अपने घरों में गणपति की स्थापना कर रहे हैं। मुंबई में इस पर्व को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मुंबई पुलिस ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। 19 सितंबर 2023 इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत संसदीय कार्यवाही को पुराने भवन से नए भवन में स्थानांतरित होने का गवाह बना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का ये प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। भारतीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है। आज पुराने संसद से नई संसद भवन में कार्यवाही को स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। नई संसद के सत्र के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सालों से अटके बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम के महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश किया। यह केंद्रीय कैबिनेट द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। लश्कर-ए कमांडर उज्जैन खान सहित मारे गए 2 आतंकवादी, अनंतनाग मुठभेड़ हुआ खत्म। कुर्मी संगठनों के रेल पटरियों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध करने के आह्वान के मद्देनजर दक्षिण पूर्वी रेलवे ने रांची रेल मंडल में 9 एक्सप्रेस वे ट्रेन रद्द कर दी है और 8 अन्य का मार्ग बदल दिया गया है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश, भुगतान से पहले प्रगति रिपोर्ट करनी होगी अपलोड। आज महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बिल का समर्थन किया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम 23 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखने के उद्देश्य के साथ हांगजोंग के लिए रवाना हुई। भारत अपने अभियान की शुरुआत 24 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ करेगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत की संसदीय यात्रा उत्कृष्ट उपलब्धियों, कठिन चुनौतियों से भरी रही है।
संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। आज से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में आयोजित की जाएगी। संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सांसदों और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामना दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। ये हमें भी भावुक करता है और हमें हमारे कर्तव्यों के लिए प्रेरित भी करता है। उन्होंने कहा कि करीब 41 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित किया है और हमारे सभी राष्ट्रपति के द्वारा 86 बार यहां संबोधन दिया गया है। वहीं उन्होंने संसद में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की भी चर्चा की। सम्माननीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठकें यहाँ शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहाँ पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहाँ संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहाँ से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूँ, एक विचार आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब
इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज लोक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज महिला बाल विकास विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रमुख 205 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों व 1209 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास है। वहीं 150 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा 2,90,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि अंतरित भी की गई। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सुपोषित भारत के माध्यम से एक सशक्त और समर्थ भारत की प्रधानमंत्री जी की विजन को मूर्त रूप देने के लिए लगी हुई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 205 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों, 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हो रहा है, तो 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायकों को यूनिफॉर्म के रूप में 1,000 रुपए की दर से डीबीटी के माध्यम से ये राशि अभी अंतरित की गई है। और साथ ही यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों की अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसकी ये 6ठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे। जब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय से, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया था 2017 में, और नोडल विभाग बनाने के साथ इसमें महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को, नगर विकास और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को, इन सभी को इसके साथ जोड़ा, तो आप आश्चर्य करते होंगे कि 1977 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर के काल कलवित हुए थे, 18 से इसमें निरंतर कमी आई, और आज की स्थिति है कि इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से, यानी अंतर विभागीय समन्वय कन्वर्जन के माध्यम से हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। कुपोषण का कारण यह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलना या समय पे आहार न मिलना, यह तो है ही, लेकिन प्रदूषित जल भी है, प्रदूषित वातावरण भी है, वहां की अन्य परिस्थितियां भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सभी विभागों ने मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज परिणाम भी हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, एक बीमारी के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, साथ ही साथ भारत के बचपन को बचाने के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य को संवारने का भी एक अभिनव प्रयास था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सफलता प्राप्त हुई, और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। यह कार्यक्रम तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है। इसके साथ ही तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दी गई हैं, जिनमें इन्फेंटोमीटर, बच्चों की लंबाई नापने के लिए,
स्टैडियोमीटर बच्चे की ऊंचाई नापने के लिए, वेइंग मशीन ये बच्चे का वजन नापने के लिए, ये भी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदान किए गए हैं। इसमें तमाम अन्य कार्यक्रम इसके साथ जोड़े गए हैं और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से आज जो एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डाटा प्लान के लिए 2000 रुपए और अनुपूरक पोषाहार वितरण के पोषण ट्रैकर पर सेवाओं के अंकन के लिए इसमें 1500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। एक बड़ा अभियान है और इस अभियान के साथ हम लोगों को प्रदेश के अंदर 19 लाख जो विभिन्न प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्रों का जो हमारे पास एक आधारभूत ढांचा है, इस ढांचे को और उसकी आवश्यकताओं को बेसलाइन सर्वे करा करके जो 18 जो मूलभूत उसके संकेत है, उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2023 इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले की गजबा सौदा विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में सहभागिता कर जन समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता की जिंदगी को बेहतर बनाना ही हमारी जिंदगी का मिशन है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता को सुविधाएं प्रदान कर रही है, जनता के लिए कई योजनाएं भी बन रही हैं। वहीं उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना बहनों की जिंदगी को बदलने के लिए बनाई गई है। आज गंजबा सौदा की सड़कों पर जन आशीर्वाद यात्रा का आपने अद्भुत स्वागत किया है। आपने फूलों की वर्षा करके हमारा स्वागत किया है। बासौदा वालों, अपना भी संकल्प है कि आपकी जिंदगी में कोई कांटा नहीं रहने देंगे। जनता की जिंदगी बदल, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, ये हमारी जिंदगी का मिशन है। एक बात और मैं बासौदा वालों से कहना चाहता हूँ, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। इसी भाव से ये सरकार चल रही है। हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, हम जनता की कई योजनाएं बना रहे हैं। एक नहीं, देखो परिवार का उदाहरण आप देखो। बचपन से मैंने देखा बहनों की तकलीफ, उनका दर्द। मेरी गरीब बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्ग की बहनें कई बार हजार रुपए के लिए भी परेशान हो जाती थी। और इसलिए मन में एक भाव आया कि जब अपने परिवार की सरकार है तो लाडली लक्ष्मी योजना तो बन गई, एक लाडली बहना योजना भी बन जाए, जो बहन की जिंदगी की तकलीफें दूर करने का काम करे, जो बहन की जिंदगी की परेशानी दूर करने का काम करे। और इसलिए हमने तय किया कि हर महीना बहन के खाते में 1000 रुपया डालेंगे। शुरुआत में 1000 रुपया, ये लाडली बहना है, लाडली बहना योजना है। लेकिन मेरी बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पैसा नहीं दिया हमने, पैसा नहीं, आपका मान और आपका सम्मान दिया है मेरी बहनों। घर में सच में कई बहनों ने बताया कि हमारा घर में भी मान बढ़ गया है और एक विश्वास कि जरूरत पड़ेगी तो खर्च कर लेंगे। कई बहनें ऐसी है कि पैसा 4 महीना के आ गया तो जोड़ जोड़ के काम धंधा शुरू कर दिया, सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने छोटी सी दुकान लगा ली। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मजबूर नहीं रखना है, बहनें हट पाएंगी और आगे बढ़ेगी। और आगे मेरे जिंदगी का लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 रुपया बहन की आमदनी, 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। और ये हम करके रहेंगे मेरी बहनों, करके रहेंगे। तुम्हें भी जागना होगा, तुम्हें भी उठना होगा, तुम्हें भी खड़ी होना होगा। हमने लाडली बहना सेना और कई ऐसी महिलाओं को के योजनाओं को जो क्रियान्वित करे वैसे संगठन बना लिए हैं, तो मिल के साथ चलेंगे। लेकिन केवल लाडली बहना योजना नहीं, केवल लाडली बहना योजना नहीं, अनेक योजनाएं मेरी बहनों। देखो परिवार की सरकार कैसी होती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क राशन दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था परिवार भी करता है, सरकार भी चिंता करती है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, ऐसे हर एक परिवार को जिनके पास रहने की जमीन नहीं है,
मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में पट्टा जमीन का देंगे, कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश में नहीं। एक नई योजना बन गई, जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं आ पाए, उनसे मैं कह रहा हूँ अब हमने बना दी है मुख्यमंत्री आवास योजना। पीएम आवास योजना में जिनके नाम नहीं है और जो गरीब है उन सबको अब मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान गांव में बना के दिया जाएगा। मेकाहारा में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एसीआई के 7 अलग अलग विभागों के लिए 7 मंजिला भवन का निर्माण करने के लिए 325 करोड़ की भूमि का पूजन किया गया है। मेकाहारा में दिल के विभाग के लिए ये भवन बनाया जाएगा, जहां विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। ऐसा बहुत कम होता है कि जब मरीज के परिवारजन ये कहे कि हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं और उस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, और जो स्टाफ है और जो डॉक्टर है, शासन ने जो सुविधा उपलब्ध कराई है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। इस प्रकार के भावना व्यक्त करने के लिए एक जगह एकत्रित हो और कार्यक्रम आयोजित हो, ये मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। इस बात की खुशी है कि शासन की योजनाओं का लाभ जो हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, जो वास्तविक में उससे पीड़ित व्यक्ति हैं, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और खासकर यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के स्टाफ हैं, लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं जिस विश्व स्तर पे नाम हो रहा है। और न केवल इस मेडिकल कॉलेज का, इस संस्था का, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और रायपुर का नाम रोशन हो रहा है। और इसके लिए जो आपने परिश्रम किया है, इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसके विस्तार के लिए जो बातें डॉक्टर स्मिथ ने कही है कि अलग अलग इसके यूनिट हो, जैसे मेडिसिन के अंडर में आता है और कार्डियोलॉजी के अंदर में 7 और ब्रांचेस हैं, तो इसको और विस्तार करने की आवश्यकता है। और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री के साथ 7 मंजिला एक बिल्डिंग बनाने के लिए 325 करोड़ की राशि के भूमि पूजन शिलान्यास हम लोगों ने किया है। माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन यदि जीवन रक्षक करने के काम है तो डॉक्टर ही करते हैं, स्टाफ के लोग करते हैं, उसकी सेवाओं से फिर से बचते हैं। तो धरती के ऊपर तो डॉक्टर ही भगवान होते हैं, क्योंकि नया जीवन देते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे हम लोगों ने काम किए हैं, और चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे अपर क्लास के लोग हों, सबके लिए हम लोगों ने अलग अलग स्तर पे सेवाएं उपलब्ध कराई है। चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, चाहे मेडिकल मोबाइल यूनिट स्लम एरिया में हो, चाहे श्री धन्वंतरी योजना हो, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना हो, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, उसमें 25 लाख तक के हम लोगों ने सुविधा दी है। तो बहुत सैकड़ों लोग हैं। मैं रोज कम से कम कुछ साथियों के जो फाइल है रोज ही हस्ताक्षर करता हूँ। सबसे टॉप प्रायोरिटी में वही रहता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 69 लाख परिवार उसमें कवर होते हैं। तो कोशिश यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। तो आपने देखा भी होगा कि पहले तो एक ही मेडिकल कॉलेज थे रायपुर के, यही, उसके बाद सिम्स बना, फिर राजनांदगांव, फिर उसके बाद जगदलपुर और अंबिकापुर और रायगढ़, बस इतने थे। लेकिन इसके बाद 4 मेडिकल कॉलेज 5 वर्ष में हमने शुरू किया, और 4 हमारे स्वीकृति के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है भारत सरकार से अनुमति मिलने पर। तो इस समय 8 मेडिकल कॉलेज और हो जाएंगे। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डॉक्टर हो। मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलती है, तो दूरस्थ अंचलों में इसका लाभ मिल सके। अभी कल जैसे मैं बीजापुर गया था, बीजापुर में पहले लोग आंध्र प्रदेश तेलंगाना जाते थे, अब उल्टा हो गया है, लोग उधर से इधर आते हैं इलाज कराने। तो इन 5 वर्षों में बहुत सारे हम लोग काम किए हैं, और बहुत अच्छा काम हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब कर रहे हैं। सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। और जो एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो पूरा करेंगे, और इसके लिए बिल्डिंग की भी
और जो मशीन है उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूँ। महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक साल 2024 पर प्रकाश डाला और कहा कि विधेयक के प्रावधानों को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि विधेयक के अनुसार परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा और 15 वर्षों तक जारी रहेगा। विधेयक के अनुसार प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला बदली होगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को हटाया जाए तथा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महिला आरक्षण लागू किया जाए। देश की संसद के सामने महिला आरक्षण बिल आने वाला है कि कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है और देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने इस बिल का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम संसद में भी, विधानसभाओं में भी महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन जब तक बिल हमारे हाथ में नहीं आता, जब तक हम बिल को स्टडी नहीं करते, जब तक हम इस बिल के प्रावधानों को नहीं देखते, तब तक हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से बिल का ड्राफ्ट बना हुआ है। उसी आधार पर इसका महिला आरक्षण का एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ समय पहले ये जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पब्लिक डोमेन में आया। इस बिल को केयरफुली देखने के बाद जब इसको क्लॉज बाय क्लॉज हमने पढ़ा तो फिर ये समझ में आया कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, क्योंकि जब आप इस बिल के प्रावधानों को पढ़ेंगे तो जो इस बिल का सेक्शन 5 है, आर्टिकल 334A, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेगा, वो ये कहता है, Notwithstanding anything in the foregoing provision of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of the State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. और अब इसका अगला हिस्सा ध्यान से सुनिए, shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Constitution Amendment Act 2023 have been published. इसका ये मतलब हुआ कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये बिल जब पास होगा उसके बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर डीलिमिटेशन होगी और उस डीलिमिटेशन के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अगर हम एक सिंपल सा गणित करें तो जनगणना होने में कम से कम 1 साल का समय लगता है, उसके बाद डीलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी जैसे छोटे चुनाव की डीलिमिटेशन करने में 6 महीने का समय लग गया इलेक्शन कमीशन को, तो जब पूरे देश की डीलिमिटेशन होनी होगी तो 1 साल 2 साल का समय आराम से किसी भी डीलिमिटेशन कमीशन को लग सकता है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो 91st अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार 2026 से पहले नेशनल लेवल पर डीलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जिस महिला आरक्षण बिल का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा तो 2027 या 2028 में होगा, ये 2024 में होने वाला नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि ये जो बिल संसद में पेश किया जा रहा है, इस बिल में संशोधन किया जाए, डीलिमिटेशन का, सेंसस का इंतजार ना किया जाए और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि महिलाओं का आरक्षण 2024 के ही चुनाव से किया जाए। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।